सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र से ब्राह्मणवाद कैसे हटल मानववाद आ जाए, अर्जक संघ का सिद्धांत, कार्यक्रम और विधान लिखा गया। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से पूंजीवाद कैसे खत्म हो जाए, समाजवाद आ जाए, इसके लिए शोषित समाज दल का सिद्धांत, वक्तव्य और विधान लिखा गया। और जब स्थापना हुई तो जगदेव बाबू ने कहा था कि भारत में एक भी राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल की स्थापना करनी पड़ रही है। क्यों नहीं है? राजनीतिक दल का मतलब होता है देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की लिखित रूपरेखा। दो तरह का भारत बन गया है, एक सवर्णों का भारत, एक अवर्णों का भारत। तो ये बात जब दोनों लोगों ने बैठ के कही और वर्मा जी ने कहा कि देखो जगदेव बाबू, ब्राह्मणवाद से लड़ाई बहुत कई बार हुई, कई महापुरुषों ने की, लेकिन हमने इस पर चिंतन किया है कि ये फिर भी ब्राह्मणवाद क्यों जिंदा रह गया, लड़ाई अधूरी रह गई। और ब्राह्मणवाद में एक सिफत है कि एक भी जीवन के चार क्षेत्र होते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चारों क्षेत्रों से ब्राह्मणवाद नहीं हटाया गया। ये एक भी क्षेत्र में रह जाएगा तो फिर पलटी मार जाएगा, फिर चारों कौन है। चाहे मामना बुद्ध का आंदोलन, चाहे ज्योतिबा फुले का आंदोलन, चाहे रामास्वामी का आंदोलन, चाहे बाबा साहब का आंदोलन, जीवन के चारों क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद हटाने और मानववाद लाने का विकल्प नहीं दिया गया। तो थोड़े दिन चला फिर पलटी मार गया। इसलिए चारों क्षेत्रों में ये मूवमेंट चलाना है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र से ब्राह्मणवाद कैसे हटल मानववाद आ जाए, अर्जक संघ का सिद्धांत, कार्यक्रम और विधान लिखा गया। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से पूंजीवाद कैसे खत्म हो जाए, समाजवाद आ जाए, इसके लिए शोषित समाज दल का सिद्धांत, वक्तव्य और विधान लिखा गया। और जब स्थापना हुई तो जगदेव बाबू ने कहा था कि भारत में एक भी राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल की स्थापना करनी पड़ रही है। क्यों नहीं है? राजनीतिक दल का मतलब होता है देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की लिखित रूपरेखा। आज तक सब नौजवानी लफाजी मारते हैं, सिद्धांत आज तक किसी पार्टी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि सिद्धांत लिखने में खतरा है। अगर अमीरों के पक्ष में लिख दिया तो गरीब वोट नहीं करेगा, क्योंकि गरीबों के पास वोट है। और गरीबों के पक्ष में लिख दिया तो अमीरों से नोट नहीं मिलेगा। जितने राजनीतिक दल हैं ये सब पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाले हैं। ये अडानी अंबानी से आप पैसा लेकर पार्टी चलाएंगे तो अडानी अंबानी खिलाफ आप बोल पाएंगे संसद में और विधानसभा में? नहीं बोल पाएंगे। कोई नेता नहीं बोल रहा है कि अकेला राहुल गांधी बोलने से क्या होता है, उसकी पार्टी भी नहीं बोलती कभी। तो इतना बड़ा राजनीतिक संकट को हल करने के लिए जब यह सिद्धांत कार्यक्रम लिखा गया तो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के कान खड़े हुए। उनको लगा कि 25 साल तो 25 साल हुए थे कि 25 साल में जो लूट के रखी हुई है ये चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? कि जगदेव बाबू ने पाला खींच दिया है कि 10 और 90, 10 शोषक हैं, 90 शोषित हैं। और इन 90 में से 50 इकट्ठा हो गए तो इनकी सरकार बन जाएगी। और इनकी अगर सरकार बन गई तो हमारा सब चला जाएगा। ये आरएसएस मुख्यालय में
इस किताबों का अध्ययन किया गया, पूंजीपतियों को बैठा के इस पर चर्चा की गई और उन्होंने वो इतना भयभीत हो गए कि जगदेव बाबू अगर जिंदा रहे तो भी खत्म हो जाएगा सब। साजिश के तहत उन्होंने जगदेव बाबू को हत्या किया। आज हम जयंती के दिन ये संकल्प लें कि देश में जो जगदेव बाबू का बीड़ा था, जो संकल्प था कि हम देश में निरादर और गरीबी का अंत कर देंगे, पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद और ब्राह्मणवाद के स्थान पर मानववाद ला करके गरीबों को, जो देश के कमाने वाले हैं, उनको इज्जत और रोटी हासिल करा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही जगदेव बाबू की जयंती मनाने का असली मकसद होगा, वरना ये नोटंकी करना बंद करो, नोटंकी करने वालों की बात सुनना बंद करो। ये मिशन है। अब देखो डरे क्यों? तो किसी और दल के पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जगदेव बाबू हत्या के बाद ये दल तो, क्योंकि अब उनसे जगदेव बाबू ने पाला खींच दिया, दलित बैकवर्ड नाराज हो गया सवर्णों से। सवर्णों की संख्या इकट्ठी भी हो जाती, कुछ नहीं है, 10% है, राजनीति से बाहर हो जाते। तब उन्होंने दलितों और पिछड़ों में से पालतू ढूंढना शुरू किया। पालतू जानते हो कैसे काम चलता है? हाथी को काबू करना बड़ा मुश्किल है, और फिर आदमी के पास तो कुछ ही नहीं, कुछ दवा नहीं। तो वो क्या करते हैं कि हाथी को एक जगह बांधते हैं जो पालतू होता है, और चारों तरफ दलदल बना देते हैं, उसमें पुआल उवाल डाल देते हैं, ऊपर से दिखाई पड़ता है कि ये जमीन है। हाथी समझता है कि बिरादरी का आदमी जरा इससे बात कर ले, कुछ हालचाल पूछ ले। वो जैसे उसके पास आता है, दलदल में धस जाता है, निकल नहीं पाता, थक जाता है, अंत में वो इंसान उसको गुलाम बना देता है। ये पालतू हाथियों ने, ये तो मोटे हो गए। अब आप एक दलित पिछड़ा नेता बता दीजिए कि जो गरीब हो, सबको सत्ता मिल चुकी है और एक समस्या का समाधान नहीं कर पाए, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। अब कभी वर्मा जी ने, जगदेव बाबू ने कहा था कि ब्राह्मणवादी जो दल हैं वो स्रोत दो हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक भाजपा एक कांग्रेस। जितनी नीतियां भाजपा की थी, कांग्रेस की थी, भाजपा उसी को आगे बढ़ा रही। ये पूंजीपति किसने बनाई? बाबा साहब अम्बेडकर साहब किसने जब्त किया? पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण देने में कौन रोला अटका रहा? तो जो अभियान कांग्रेस का था, बड़े पैमाने पर भाजपा कर दिया। हाँ, जगदेव बाबू ने यह भी कहा था कि कांग्रेस पैरंगा ब्राह्मणवाद, भाजपा नंगा ब्राह्मणवाद। वो चुपके से करती थी कांग्रेस, ये खुलेआम करती। और जितने ये दलित पिछड़े हैं, या तो ये भाजपा के गुलाम हैं या कांग्रेस के गुलाम हैं, और सत्ता मिलने पर कुछ कर भी नहीं पाए। तो अब समय आ गया है, ये अनुकूल समय है, जनता इनसे परेशान है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं। इनके झूठे प्रचार में जनता बह जाती है। लेकिन अगर सोशल समाज दल को आप लोग समर्थन देना शुरू कर दें, चुनाव आने वाला है, बिहार इसकी रणभूमि बनेगी। नीतीश कुमार का यही पता नहीं रहता वो क्या कहता है, क्या करता है। और लालू यादव कभी ये मुकदमेबाजी, कभी ये, उसमें रोज ईडी, रोज ये किसी लायक नहीं रह गए। अब सब हाल खत्म हो गई। कभी ये कांग्रेस के साथ रहता है, कभी वो भाजपा के साथ रहता है। तो ये गुलामों से और ऐसी सभा है। इतनी तस्वीर राजनीति में साफ हो गई है कि शोषित समाज दल का आप प्रकाश में ला दीजिए, टूट पड़ेगी जनता।
और सरकार बन जाएगी इसी 25 में, मैं दावा करता हूँ। तो आज के बाद एक काम आप लोग, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें तानाशाही न हो। कांग्रेस और भाजपा तो पार्टी में लोकतंत्र होने का नाटक भी करते हैं, लेकिन ये दलित पिछड़ों की जितनी पार्टियां हैं ये तानाशाहों से भी बदतर है। यहाँ टिकट बेचे जाते हैं। आम दलित पिछड़ा क्या करोड़ों रुपया खर्च करके टिकट ला सकता है? कौन लाएगा? जिसने डकैती डाली हो। और डकैती डालने वाला न विधानसभा में कुछ बोल पाएगा न लोकसभा में बोल पाएगा। अब विचारवान कार्यकर्ताओं की और प्रतिनिधियों की जरूरत है। और विचारवान ये दलित पिछड़ों की तानाशाहों की पार्टियों में ढूंढना ये बालू में तेल निकालने के बराबर। कहाँ मिलेगा? इसका विकल्प जगदेव बाबू ने दिया। शोषित समाज दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना टिकट नहीं ले सकता। जहाँ से चुनाव लड़ना है वहाँ के कार्यकर्ता जब प्रस्ताव पास करेंगे तब वो लड़ सकता है। कितनी अच्छी पार्टी। तो जगदेव बाबू चाहते थे इस पार्टी की मालिक जनता हो, कोई नेता न हो। नेता क्या हो? सिद्धांत। सिद्धांत को चलाने वाले हैं, पदाधिकारी रहेंगे। नेता सिद्धांत रहेगा और मालिक जनता रहेगी। ये पार्टी जिस दिन पनप गई, सिद्धांतहीन राजनीति खत्म हो जाएगी, देश का पतन खत्म हो जाएगा, कमेरों का शासन होगा, निरादर और गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये हमारा दावा है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बढ़िया पार्टी। अब लोग हमसे कहते हैं कि साहब कल पार्टी लोग बनाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, मजा ले जाते हैं। हमने कहा एक पार्टी बता दो। दो तरह के पेड़ होते हैं, एक तरोई की तरह होता है, एक बरगद की तरह। तरोई का बीजा बोइए, 10 दिन में 1 बीता और 5 दिन में 20 हाथ और 1 महीने में 50 फीट और 3 महीने में सूख जाता। एक बरगद का पेड़ होता है, देर में पनपता है लेकिन हजारों साल रहता है। तो ये तुरई, ये दल थे, आए गए, कुछ याद है कोई चीज़ कर पाए हो ये? और दुनिया में जो परिवर्तन हुआ है वो 1-2 दिन में नहीं होता। चाहे जिसका आप देख लीजिए, चाहे मोहम्मद साहब का देख लो, चाहे ईसा मसीह का देख लो, चाहे महामना बुद्ध का देख लो। और महामना बुद्ध ने जो हमें धरोहर दी महापुरुषों ने, यही तो दी है कि दुख है तो उसका कारण है, कारण का निवारण है। अच्छा, अब इनसे किसी से पूछो, किसी पार्टी के नेता से। हमने एक नेता से पूछा कि भाई बेकारी, वो बड़ा नारा लगा रहा था, बताओ बहुत बेकारी बढ़ गई है। हमने कहा अच्छा तुम्हें सत्ता मिल जाएगी तो तुम बेकारी कैसे दूर करोगे? है तुम्हारे पास कोई कार्यक्रम यहाँ? हमें बताओ। बोले सरकारी नौकरियाँ देंगे। हमने कहा बाबू कितनी सरकारी नौकरियाँ हैं? 1.5% आबादी का होता है, तो 1.5% बेरोजगार है। गांव के गांव बेरोजगारी से भरे पड़े हैं बेचारे, शहरों में जा कर के भूखों मर करके और तकलीफें सह करके अपने बच्चे को पेट पाल रहे हैं। और कोई तरीका है बाकी की? और कोई नहीं। तो हमने कहा फिर तो सरकार को करने से फायदा का? कहा तो साहब बताओ। हमने हम बता दें, हम इस देश में बेरोजगार किसी को रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश इतना खुशहाल है, इतना भंडार है। जापान के बाद तो कुछ था ही नहीं। बम गिरे थे, बेचारा तबाह हो गया। वहाँ जमीन नहीं, समुद्र है, लेकिन उसका कोई नागरिक बिना मेहनत काम का नहीं रहता। वहाँ बहुत धर्म है लेकिन बहुत भिक्षु नहीं है।
विचार मानने वाले, विचार पे चलने वाले लोग वहाँ बेकार नहीं रहने देंगे। और भारत में इतना ये धनी देश है, 6 ऋतुएं हैं पूरी दुनिया में, किसी देश में नहीं। पूरी दुनिया का कोई पौधा आप भारत में लगा दीजिए, हो जाएगा तैयार, वहाँ से ज़्यादा पैदावार देगा। बहुत चीज़ें हैं यहाँ जो यहाँ की है ही नहीं। ये आलू बाहर से आया, लाल मिर्चा बाहर से आई। आप जापान में भारत का आम लगाना चाहो, नहीं हो सकता। भूकंप आते रहते हैं, इतना बड़ा पेड़ वहाँ लग ही नहीं सकता। इतना बढ़िया देश, 6 ऋतुएं और 12 महीने बहने वाली नदियाँ, और सिंचाई के लिए तरस रहा है किसान। खनिजों के भंडार पड़े, माली कटानी हो रहा है। क्या नहीं है? चाहे कोयला हो, दुनिया भर से बढ़िया कोयला भारत में है। तो इतना बढ़िया देश गरीब क्यों है? क्योंकि मेहनत करने वाले, कमाने वाले, उत्पादन निर्माण करने वाले जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं। उन्हें नीच कहा जा रहा है और हरामखोर मौज काट रहे हैं, पूरे देश पर कब्जा किए। और इस भारत में जब जब ब्राह्मणवाद पनपा है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, देश कमजोर हो गया है, देश गुलाम हो गया है, देश टूट गया है, देश जर्जर हो गया। और जब जब मानववाद पनपा है, आप मौर्य काल को उठा के देख लीजिए, सोने की चिड़िया बना कि नहीं बना? ये मुगल काल में कितना विस्तार हुआ, अंग्रेज काल में कितना विस्तार हुआ। और आज़ादी मिलने के बाद ब्राह्मणवाद तो सुकड़ गया था। जब ये संस्कृतियाँ आई तब ये क्या कहने लगे, ब्राह्मण कौन नृप हो हमें कहानी, चेरी शान हुई रानी, और उनकी गुलामी करने लगी। और जब आज़ादी मिल गई तो ये हमने कहा कि ये ब्राह्मणवाद कछुए की तरह है। कछुआ देखा होगा, जब संकट आता है तो अपने पैर और गर्दन अंदर कर लेता है, और कितना डंडा मारो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संकट जैसे खत्म होता है तो गर्दन निकाल लेता है, चारों पैर निकाल लेता है, और फिर अपना घूमता है। तो जैसे ही संकट खत्म हुआ, आज़ादी मिली, कि इसने अपने गर्दन पैर निकालना शुरू कर दिया। और आज ये पूरे भारत को खा रहा है, छा गया है, रोज बढ़ता गया। अब इसका प्रचार आप देख लो, पूरा मीडिया लगता है। मरे हैं संगम में, का मोक्ष पा गए। बताइए साहब। अभी आज का एक आया आर्टिकल कि वो साधु सन्यासी जो अपने को ब्रह्मचारी कहते हैं, उनके यहाँ वैश्याएं पकड़ी गई हैं और शराब पकड़ी गई। और पूजनीय है, यहाँ की माताएं बहनें हमारी आती हैं, चढ़ावा चढ़ाती है, वो पैरों पर पड़ती। कितना बड़ा पाप ये लोग कर रहे हैं। तो विदेशी कर्जा बढ़ गया, निर्यात ज़्यादा कम हो रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है, विदेशी व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया, विदेशी मुद्रा खत्म हो गई। और पूरी दुनिया में कहते हैं हमारा डंका बज रहा है। अरे आप आर्थिक आंकड़े देख लो, बड़े देशों की हम बात नहीं करते हैं। तुम्हारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका, इनसे पिछड़ गए, और दीगर फर्जी यहाँ कर रहे हैं सब। तो ये देश पर संकट की घड़ी है, और इनको कोई संकट नहीं होगा। इनके सब बच्चे, इनके सब दौलत सब पूरी विदेशों में। आप लोग गुलाम हो जाएंगे। आर्थिक गुलामी तो आ ही रही है, वो रह जाएगी। तो अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों को इज्जत और रोटी मुहैया कराने के लिए, देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि भारत से ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का अंत हो जाए,
निरादर और गरीबी मिट जाए। आप देख लो, देश खुशहाली की ओर बढ़ चलेगा। और ये करने वाला अकेला जगदेव बाबू का लिखा हुआ सिद्धांत है। शोषित समाज दल का सिद्धांत वक्तव्य कार्यक्रम पढ़ लीजिए। कहीं गलतफहमी हो तो हम आपके पास आकर आपका हम समाधान करेंगे, कार्यकर्ता समाधान करेंगे, लेकिन रास्ता एक ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तस्वीर बिल्कुल साफ है। आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि अब की बिहार के चुनाव में आप विधानसभा में भर दीजिए शोषित समाज दल को। देश में, दिल्ली में झंडा 3 साल के अंदर फैल जाएगा, ये हमारा वादा है। इन शब्दों के साथ साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।